हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कन्फर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास, प्लीज कन्फर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। यस, वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन। कर दीजिए कन्फर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में हम केस स्टडी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पेपर का एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। ये केस स्टडी रिलेट करती है जो कैश बैलेंस होते हैं ब्रांच के अंदर, उनको हैंडल कैसे करना है। सो हैंडलिंग ऑफ कैश ऑपरेशंस। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स इज द कैशियर इन ए मीडियम ब्रांच ऑफ बैंक जेड। देर इज नो नीड फॉर हेड कैशियर। मिस्टर बी इज सुपरवाइजिंग ऑफिशियल एंट्रस्टेड विद कैश ड्यूटीज। In the light of general norms related to cash handling, answer the questions relating to the following situations. तो पहले अंडरस्टैंड कर लें व्हाट इज गिवन। एक्स कैशियर है और ये एक मीडियम ब्रांच है, इसमें हेड कैशियर की जरूरत नहीं है। मिस्टर बी जो है सुपरवाइजिंग ऑफिशियल हैं जिनको कैश की ड्यूटीज इंटरेस्ट की हुई हैं। कैश हैंडल करने के कुछ जनरल नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना है इन गिवन सिचुएशंस में। तो हम सिचुएशंस रीड करेंगे और उनके आंसर्स क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे इस केस स्टडी के अंदर। तो ये सबसे पहली केस स्टडी है। क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ प्रीवियस डे वाज 567,000। एवरेज रिक्वायरमेंट फॉर डेज transaction is generally 50,000. While withdrawing cash from cash safe in joint custody, how much balance shall be withdrawn? What the balance so drawn is known. तो प्रीवियस डे का बैलेंस हमें गिवन है कैश का, और जो एवरेज रिक्वायरमेंट है डे की कैश ट्रांजैक्शन के लिए वो जनरली 50,000 रुपये की है। कैश विड्रॉ करते समय कैश सेफ में से तो कितना बैलेंस विड्रॉ किया जाएगा, दैट इज सिचुएशन नंबर 1। और जो बैलेंस विड्रॉ किया जाएगा उसका नाम क्या होगा। तो दो क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है, इजी क्वेश्चंस हैं। तो वो पैसा जो विड्रॉ किया जाएगा उसको क्या कहेंगे और कितना पैसा विड्रॉ किया जाएगा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट हमें दे रखी है एवरेज बेसिस के ऊपर, हम उसी एवरेज को विड्रॉ किया जाएगा। सो विड्रॉल अमाउंट रहेगा 50,000 का, और इसको हमें कहेंगे कैशियर्स हैंड बैलेंस। सो जो कैशियर को अलाउ कर दिया जाएगा टू बी कैप्ट, तो इसको हमें कहेंगे कैशियर्स हैंड बैलेंस। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2. In the evening, while placing the balance with the cashier in the safe custody, how the correctness will be checked by the supervising official? तो शाम के समय जब अमाउंट को, जो भी बैलेंस कैश कर रहेगा, जब उसको सेफ जॉइंट कस्टडी में रखा जाएगा तो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल उसको चेक कैसे करेगा, क्या उसमें चेक करेगा सुपरवाइजिंग ऑफिशियल। इस क्वेश्चन को हमें आंसर करना है। Yes, any answer? सो ये अपने आप में एक एक छोटी छोटी केस स्टडी भी क्वेश्चन है। सो इसको चेक कैसे किया जाएगा, जो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल है वो पर्सनली काउंट करेंगे जितने भी नोट्स डिनोमिनेशन अबव 100 के हैं उनको वो पर्सनली काउंट करेंगे। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजिंग ऑफिशियल।
What procedure can be adopted by supervising official to count the notes below denomination of 100? तो जो नोट्स 100 की डिनोमिनेशन के नीचे वाले हैं उनको सुपरवाइजिंग ऑफिशियल कैसे काउंट करेगा? यानी यहाँ तो हो गया कि वो पर्सनली काउंट करेगा जो 100 रुपीज़ से ऊपर वाले डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, लेकिन 100 रुपीज़ से नीचे वाले जो डिनोमिनेशंस हैं उनकी काउंटिंग कैसे की जाएगी? फ्रेंड, उनकी काउंटिंग की जाएगी क्लिप सिस्टम के ऊपर बेस्ड। ये क्लिप सिस्टम क्या है? सो क्लिप सिस्टम में फ्यू नोट्स को हर एक पैकेट के अंदर क्लिप कर दिया जाएगा एट द टॉप, और जो रिमाइंडर नोट्स होंगे उनको कोई एम्प्लॉय काउंट करेगा अदर देन द कैशियर, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजिंग ऑफिशियल हु वेरीफाइज द टोटल बाय काउंटिंग द क्लिप्ड नोट्स। यानी यहाँ पे जो काउंटिंग की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ नोट्स विल बी वेरी लार्ज, इसीलिए इनको सुपरवाइजिंग ऑफिशियल पूरे बंडल्स को कोट ना करके, पैकेट्स को पूरे को काउंट ना करके वो क्लिप सिस्टम को यूज़ करेगा। सो क्लिप सिस्टम में कुछ नोट्स को हर एक पैकेट में क्लिप कर दिया जाता है और बाकी नोट्स किसी एम्प्लॉय से काउंट करवाए जाते हैं, और फिर एंड में क्लिप्ड नोट्स को सुपरवाइजिंग ऑफिशियल खुद काउंट कर लेता है। तो ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इन विच कैटेगरीज द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द नोट्स? अब बैंकों को नोट्स को सॉर्ट करना है। सो सॉर्ट करने के लिए बैंकों को किन किन कैटेगरीज में इन नोट्स को सॉर्ट करना है? तो इसके लिए कोई आंसर आपके पास? तो किन किन कैटेगरीज में इसको सॉर्ट किया जाएगा? इसको सॉर्ट करने की हमारे पास 3 कैटेगरीज रहती हैं। तो ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक होंगे इशूएबल, जिनको इशू किया जा सकता है, री इशू किया जा सकता है, सो दे कैन बी पुट इनटू सर्कुलेशन अगेन। दूसरे होंगे सॉइल्ड नोट्स, और तीसरे होंगे म्यूटिलेटेड नोट्स। तो इनको इशू नहीं किया जाएगा, या यूं कहें इनको दोबारा से सर्कुलेशन में नहीं डाला जाएगा, वो सॉइल्ड हों या म्यूटिलेटेड हों। केवल इशूएबल जो हैं उनको रीसर्कुलेट किया जाएगा। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। सुपरवाइजिंग ऑफिशियल विल टेली द जॉइंट कस्टडी बैलेंस विद विच बैलेंस? जो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल है वो जो जॉइंट कस्टडी बैलेंस है उस बैलेंस को वो किस बैलेंस के साथ टैली करेगा? सो विद विच बैलेंस इट विल बी टैलीड। क्योंकि टैली तो करना है, लेकिन अगर टैली करना है तो फिर वो किस बैलेंस के साथ टैली किया जाएगा? एनी आंसर फॉर दैट? आप में से कई स्टूडेंट्स कैश का काम भी करते होंगे, तो दिस विल बी टैलीड विद कैश बैलेंस बुक। सो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल वेरीफाई एट क्लोज ऑफ वर्किंग डे दैट जॉइंट कस्टडी बैलेंस कॉरस्पॉन्ड्स exactly with entries in cash balance book। तो जो कैश बैलेंस बुक है ये उसके साथ टैली किया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड इन ग्रॉस चेक वाइल क्लोजिंग द स्ट्रॉन्ग रूम? जब स्ट्रॉन्ग रूम को क्लोज किया जाएगा तो ग्रॉस चेक में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? सो एनी आंसर फॉर दिस? इस पर्पस के लिए बिफोर स्ट्रॉन्ग रूम इज क्लोज्ड सुपरवाइजिंग ऑफिशियल एंड कैशियर शुड चेक द बंडल्स केप्ट इन द वॉल्ट एंड वेरीफाई द सेम विद रिजर्व कैश रजिस्टर विच इज कॉल्ड ग्रॉस चेक। तो ग्रॉस चेक क्या है? सो स्ट्रॉन्ग रूम क्लोज करने से पहले ये दोनों ही ऑफिशियल्स, सुपरवाइजिंग ऑफिशियल भी और कैशियर भी क्या चेक करेंगे? वो बंडल्स को चेक करेंगे।
जो कैश सेफ के अंदर, वॉल्ट के अंदर रखे गए, और उसको वेरीफाई करेंगे किसके साथ? कैश रिजर्व रजिस्टर के साथ। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रॉस चेक। तो आई होप इन सभी एस्पेक्ट्स को हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी कर लेते हैं। द ऑफिसर होल्डिंग चार्ज ऑफ कैश, एक तो हो गया सुपरवाइजिंग ऑफिशियल, और एक रहेगा इन चार्ज ऑफ कैश, will check whole of the cash balance by test check of different denominations and register evidence of such check in the cash balance book under his signature and date. What is the periodicity for this? अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन में क्या है? जो इंचार्ज है कैश डिपार्टमेंट का, वो पूरे के पूरे कैश बैलेंस को चेक करेगा टेस्ट चेकिंग के थ्रू, अपने सिग्नेचर करेगा और साथ में डेट डालेगा कैश रिजर्व बुक के अंदर। ये चेक करने की पीरियोडिसिटी क्या है? साल में एक बार होगा, साल में 3 बार होगा, 6 महीने के बाद होगा। सो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर दिस? इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो है एटलीस्ट वंस ए वीक। सो एक वीक में कम से कम एक बार। तो चलें, ये हमारी केस स्टडी कंप्लीट हुई जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम चलेंगे अगली केस स्टडी के ऊपर। और अगली केस स्टडी में जाने से पहले वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स, फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब के ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर कंडक्ट करते हैं, वही चैनल जिसके ऊपर आप इस समय इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ये क्लासेस हमारी JIB CIB सभी पेपर्स के लिए रहती हैं और प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए भी रहती हैं, प्रमोशन एग्ज़ाम्स के पास। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस हम करते हैं थ्रू क्वेश्चंस। जहां ज़रूरत पड़ती है केस स्टडी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। सो इतना कुछ हमें अवेलेबल है, वो भी फ्री एंड रेगुलरली। और अभी तक अगर हमने इनको ज्वाइन नहीं किया तो इनका बेनिफिट लें, इनको ज्वाइन करें और अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। और इसके लिए बेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को पुश कर लीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, आप किसी क्लास को मिस नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा केस स्टडी, डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफीट नोट्स। अभी हम बात कर रहे थे नॉर्मल करेंसी की, अब हम बात करेंगे काउंटरफीट नोट्स की। काउंटरफीट बैंक नोट्स कहें रादर हम। सो काउंटरफीट नोट होते हैं जो जाली नोट होते हैं, जो फेक नोट होते हैं, उनका डिटेक्ट करना और उनको इम्पाउंड करना, इससे रिलेटेड ये केस स्टडी है। तो ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। Mr. X is a receipt cashier at branch of a bank Z. On September 12, the cashier receives cash from a number of customers including P and Q. The details of cash tendered by P and Q are. तो मिस्टर X रिसीविंग कैशियर है या रिसीट कैशियर है। सितंबर 12 को कैश उसने कई ट्रांजैक्शन में रिसीव किया, कई कस्टमर्स आए, उन कस्टमर्स में P भी है और Q भी है। P एंड Q के साथ क्या ट्रांजैक्शंस हुई उनकी डिटेल्स हमें प्रोवाइडेड हैं। P डिपॉजिटेड 45,600 which included 4,500 in a denomination of 500 rupees which were counterfeit notes। तो P ने कितने अमाउंट डिपॉजिट करवाया? 45,600। इसमें 4,500 क्या निकले? इसमें निकले काउंटरफीट नोट्स और इनका डिनोमिनेशन क्या था? 500 रुपये डिनोमिनेशन था इनका। Q ने कितना डिपॉजिट करवाया? Q ने डिपॉजिट करवाए 28,650। इसमें
800 काउंटरफीट रुपीस के काउंटरफीट नोट निकले और ये काउंटरफीट नोट डिनोमिनेशन था 200 का। तो ये काउंटरफीट नोट थे। अब ये दोनों की ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हैं। इसको सामने रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो आंसर द क्वेश्चन बिलो बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ आरबीआई डायरेक्शन ऑन हाउ टू डील विद काउंटरफीट नोट्स। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे वो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के मुताबिक आंसर देंगे। कई बार बैंक ब्रांच के अंदर हम उनको रिलैक्स कर देते हैं। सो आंसर करते समय हमने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिखाना है यहाँ पे। तो चलें क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ बैंक नोट्स टेंडर्ड ओवर द काउंटर व्हाट द बैंक शुड डू। तो ऑथेंटिसिटी बैंक नोट्स की चेक करने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए? यस, व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का? सो ऑथेंटिसिटी ऑफ बैंक नोट्स को चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें मशीन्स को यूज करना होगा। सो नोट ऑथेंटिसिटी जो मशीन्स कर सकती हैं। सो सभी बैंक नोट्स को एग्जामिन किया जाएगा फॉर ऑथेंटिसिटी पर्पस उन मशीन्स के थ्रू, पर्टिकुलरली वो नोट्स जिनका डिनोमिनेशन 100 और उसके अबव है। तो उनको एग्जामिन करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिसिटी ताकि वो काउंटरफीट ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, इन बोथ द केसेस अबव यानी पी केस में और क्यू केस में द कस्टमर्स रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द काउंटरफीट नोट्स व्हाट द बैंक शुड डू। तो दोनों ही केसेस में पी ने कहा कि ये नोट मुझे वापस कर दें, तो मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ। क्यू ने भी कहा कि ये मुझे वापस कर दें, मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ। तो इस केस में बैंक क्या करेगा? तो व्हाट द बैंक शुड डू। तो बैंक इस केस में क्या करेगा? तो इस केस में बैंक रिटर्न नहीं करेगा किसी भी केस में। तो ना तो बैंक उनको रिटर्न करेगा और ना ही उनको डिस्ट्रॉय करेगा। सो इन नो केस काउंटरफीट नोट शुड बी रिटर्न टू द टेंडरर और डिस्ट्रॉयड। अगर रिटर्न नहीं करेगा या डिस्ट्रॉय बैंक नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, वो हमारा अगला क्वेश्चन है। इफ दीज आर नॉट रिटर्न व्हाट नेक्स्ट स्टेप द बैंक विल इनिशिएट। तो अगर इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता या इनको रिटर्न नहीं किया जाता तो नेक्स्ट स्टेप बैंक का क्या रहेगा? यस, एनी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। तो बैंक क्या करेगा? तो इस केस के अंदर बैंक जो है उनको स्टैंप कर देगा काउंटरफीट नोट और उनको इंपाउंड कर लेगा। सो जितने भी नोट्स काउंटरफीट निकलेंगे उनके ऊपर काउंटरफीट नोट की स्टैंप लगा दी जाएगी ताकि गलती से भी वो रीसर्कुलेशन में नहीं डाले जा सके और बैंक उनको इंपाउंड कर लेगा। सो दिस इज द स्टेप विच विल बी डन बाय द बैंक। अब अगला स्टेप क्या रहेगा? व्हाट शैल बी द नेक्स्ट स्टेप? उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। फ्रेंड, जीआईबी के अंदर जो हमारे वीडियो लेसन्स रहते हैं उनमें कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत आसान करके अंडरस्टैंड करवाते हैं, सिंपल करके अंडरस्टैंड करवाते हैं आपको, जिससे आप उनको वेरी इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर देर तक वो आपको याद रहते हैं। यानी ज़रूरत पड़े तो आप उनको क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर उनके साथ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कर लेते हो जो हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। यानी आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं। फ्रेंड, ये सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का है और बहुत लो प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने इनको यूज़ नहीं किया तो
ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये मिलेंगे हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज के ऊपर। वहीं पे आपको हमारी ऐप भी डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। देन व्हाई नॉट टू मेक यूज ऑफ इट इमीडिएटली? तो इनको लॉग इन करिए वेबसाइट को और इमीडिएटली इनको यूज करना शुरू करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं काउंटरफीट नोट वाली केस स्टडी के बाकी क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ एन एविडेंस शैल बी क्रिएटेड दैट नोट्स वर सबमिटेड बाय पी एंड क्यू? अब नोट्स पी एंड क्यू ने ही सबमिट किए तो इसका एविडेंस कैसे क्रिएट करेंगे? बिकॉज कल को कोई भी एक्शन इनिशिएट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एविडेंस तो चाहिए होगा। तो एविडेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि नोट हम वापस नहीं कर रहे हैं और पी और क्यू ने ही सबमिट किए हैं, किसी और ने वो उनको टेंडर नहीं किया, तो इसका एविडेंस क्रिएट हम कैसे करेंगे? फ्रेंड, इसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू किया जाएगा। सो फॉर दिस पर्पस एन एक्नॉलेजमेंट रिसीट with running serial number it will be issued to the tenderer और टेंडरर इसके ऊपर साइन करेगा, कैशियर भी साइन करेगा इसको और टेंडरर भी साइन करेगा, जिससे ये एविडेंस क्रिएट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इट विल बी रिपोर्टेड टू पुलिस इन केस ऑफ क्यू? सो क्यू के केस में, तो क्यू के केस में 800 रुपीज की टोटल वैल्यू है एंड 200 हर एक नोट का डिनोमिनेशन है। दिस मीन्स 4 पीसेस हमें उस नोट के मिले हैं। अब पुलिस को रिपोर्टिंग कैसे करना है? फ्रेंड्स, इन दोज केसेस जहां जो पीसेस हैं मैक्सिमम अप टू 4 हैं, तो उन केसेस में मंथली बेसिस के ऊपर हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भेजनी होती है along with the counterfeit notes। और ये हम किसको भेजेंगे? हम भेज देंगे नोडल बैंक ऑफिसर को ब्रांच से, और नोडल बैंक ऑफिसर वो लोकल पुलिस अथॉरिटीज को या नोडल पुलिस स्टेशन को एट एंड ऑफ द मंथ ये काउंटरफीट नोट एंड ये इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया कि क्यू के केस में कैसे डील करना है। अगर ये केस पी का है, सो व्हाट प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड फॉर रिपोर्टिंग टू पुलिस इन केस ऑफ पी? सो पी के केस में क्या करेंगे? फ्रेंड, पी के केस में हमारे पास नोट्स आए हैं 4500 के। 500 उसका डिनोमिनेशन है, तो दैट मीन देयर आर 9 पीसेस। तो इस केस में क्योंकि पीसेस 9 हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। सो ऐसी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर पीसेस का नंबर 5 या उससे ज़्यादा हो हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उस केस में FIR लॉन्च करनी पड़ेगी इमीडिएटली। सो FIR ऑन prescribed format with counterfeit notes shall be filed immediately through nodal bank officer with the local police authorities और नोडल पुलिस स्टेशन। तो दोनों में ये अंतर है। जहां मैक्सिमम नंबर अप टू 4 है तो मंथली बेसिस के ऊपर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, लेकिन अगर गिनती 5 या उससे ज़्यादा है तो इमीडिएट FIR। इफ काउंटरफीट नोट्स आर रिटर्न्ड बाय पुलिस, व्हाट टू डू विद सच नोट्स? अगर काउंटरफीट नोट्स पुलिस रिटर्न कर देती है, मे नॉट बी इमीडिएटली, मे बी लेटर ऑन इवन, तो उस केस में बैंक उन नोट्स का क्या करेगा? फ्रेंड, अगर पुलिस रिटर्न कर देती है तो बैंक इसको 3 साल तक इन नोट्स को प्रिजर्व करेगा और 3 साल के बाद इन नोट्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज दिया जाएगा। सो दीज आर 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो जो इस केस स्टडी को रिलेट करते थे। तो चलें अब हम चलते हैं अगली केस स्टडी के ऊपर। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है
तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे हमें ईमेल कर सकते हो। हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। फ्रेंड, आई एम वेरी श्योर आज का ये सेशन आपको बहुत यूज़फुल लग रहा होगा। अगर ऐसा तो इमीडिएटली इस सेशन को लाइक कर देंगे। जब आप सेशन को लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखा देता है। तो आई एम श्योर आप इसको लाइक करें ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और अगर पॉसिबल हो सके तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इसके लिंक को डाल दें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लेना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को पुश नहीं करेंगे हमारे नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई क्लास आप मिस ना करें तो बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लें। तो चलें अब हम चलते हैं अगली केस स्टडी के ऊपर। हमारी ये केस स्टडी रिलेट करती है राइट ऑफ सेट ऑफ को। तो चलें पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। X हैज़ बिन मेंटेनिंग वेरियस अकाउंट्स डिटेल्स ऑफ विच आर प्रोवाइडेड। X के कई सारे अकाउंट्स हैं और उसकी डिटेल हम नीचे प्रोवाइड करने वाले हैं। His consumer loan account has become NPA because of non-payment on time, and bank wants to make use of its right of set off. In which of the accounts the bank can use its right of set off, and how and why it is not available? तो वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो अभी डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा, तो जिनमें वो राइट ऑफ सेट ऑफ को यूज़ कर सकता है, और साथ में हमने बताना है कि हाउ एंड वाई इट इज़ अवेलेबल और इट इज़ नॉट अवेलेबल। तो चलिए एग्जामिन करते हैं उसके अकाउंट्स को। एक करंट अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म XYZ इन विच X इज ए पार्टनर इन बैंक A। तो ये कोई दूसरा बैंक है। सो करंट अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का XYZ का इन विच X इज पार्टनर। तो इस केस में राइट जो अवेलेबल नहीं है तो हम ले लेते हैं कि ये अपना ही बैंक है, बैंक ए हमारा ही बैंक है। सो दिस राइट इज नॉट अवेलेबल। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लोन अकाउंट X के नाम से है और डिपॉजिट XYZ के नाम से है, तो इस ज्वाइंट बैलेंस को X के लोन को रिपे करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ सेट ऑफ इस केस में अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ए फिक्स्ड डिपॉजिट इन हिज नेम विच इज अंडर लियन ऑफ द बैंक फॉर ए बैंक गारंटी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म XYZ इन बैंक ए। तो जैसा मैंने पहले कहा, हियर मेंटेन वेरियस अकाउंट्स इन बैंक ए, तो हम इसको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है जो अंडर लियन है बैंक गारंटी इशू करने के लिए XYZ फर्म की फेवर में वो बैंक गारंटी इशू की गई है। तो इस केस में पोजीशन क्या बनती है? सो व्हाट इज द पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर केस? फिक्स्ड डिपॉजिट अंडर लियन ऑफ द बैंक फॉर ए बैंक गारंटी, तो क्या पोजीशन बनती है? तो यहां उसके नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसी का ये NPA लोन है, तो क्या पोजीशन बनती है? फ्रेंड, इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो राइट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज फिक्स्ड डिपॉजिट को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मेंटेन किया हुआ है, और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है? बैंक गारंटी को सिक्योर करना। सो क्योंकि स्पेसिफिकली ये पैसा किसी पर्पस के लिए रखा है, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। A fixed deposit in his name against which he has taken an overdraft. Current balance in overdraft is 55,600 and current value of FD is 85,600 in bank A. तो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसी के नाम से, इसके अगेंस्ट उसने ओवरड्राफ्ट ले रखा है। करंट अकाउंट का बैलेंस 55,600 है ओवरड्राफ्ट में, और FD का करंट अमाउंट वैल्यू जो है 85,600 है। तो व्हाट विल बी द पोजीशन हियर? क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्या इस पर्टिकुलर केस में एनपीए को एडजस्ट किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है? फ्रेंड, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो सिचुएशन बनती है वो क्या बनती है? राइट इज अवेलेबल। राइट तो अवेलेबल है कितने अमाउंट के लिए? जो अमाउंट ओवर एंड अबव द आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, यानी 30,000 के लिए। लेकिन राइट ऑफ सेट ऑफ को यूज नहीं किया जा सकता। राइट अवेलेबल है लेकिन अभी यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो एफडी के अगेंस्ट है तो उसकी अभी मैच्योरिटी नहीं हुई होगी, और अगर मैच्योरिटी उसकी हो चुकी होती तो ये ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंड ना करता। तो इसीलिए, क्योंकि एफडी मैच्योर नहीं हुई, तो अगर एफडी मैच्योर नहीं हुई तो राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल तो है लेकिन उसको यूज किया जा सकता है ऑन मैच्योरिटी ओनली। तो ये पिक्चर बनी क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए फिक्स्ड डिपॉजिट जॉइंटली विद हिज वाइफ इन बैंक बी। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट अपने बैंक में नहीं है, ये किसी दूसरे बैंक के साथ है, और यहाँ पे फिक्स्ड सेट ऑफ का जो राइट अवेलेबल नहीं होगा। 2 रीज़न से अवेलेबल नहीं होगा। एक इस रीज़न से कि जॉइंट अकाउंट वाइफ के साथ है, तो जॉइंट एफडी वाइफ के साथ है तो इंडिविजुअल अकाउंट में उसका सेट ऑफ का राइट अवेलेबल नहीं रहेगा। दूसरा, अगर ये जॉइंट ना भी होता, किसी दूसरे बैंक में होता, किसी दूसरे बैंक की एफडीआर के ऊपर हमारा सेट ऑफ का राइट अवेलेबल नहीं है, तो इस एफडी के अगेंस्ट सेट ऑफ का राइट अवेलेबल नहीं है। A locker in the name of his wife W, where he has the authority to operate the locker. तो सेट ऑफ का राइट क्या इस केस में अवेलेबल है? फ्रेंड, इस केस में भी सेट ऑफ का राइट अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि लॉकर अकाउंट के अंदर जो कंटेंट्स पड़े हैं लॉकर के अंदर, उसके अगेंस्ट राइट अवेलेबल नहीं होता। जो सेट ऑफ का राइट है वो केवल हमारे डिपॉजिट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसीलिए लॉकर कंटेंट डिपॉजिट नहीं है, इसीलिए इसके अगेंस्ट भी ये राइट अवेलेबल नहीं है। ए सेविंग बैंक अकाउंट जॉइंटली विद हिज वाइफ डब्ल्यू इन बैंक ए। हमारे ही बैंक में उसका एक जॉइंट अकाउंट है उसकी वाइफ के साथ, तो यहाँ पे भी पोजीशन वही रहेगी। अगर ये जॉइंट अकाउंट है जॉइंटली विद वाइफ, तो इसका अमाउंट भी राइट ऑफ सेट में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी आज की ये 3 केस स्टडीज कंप्लीट हुई। आई एम श्योर इनमें आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इस सेशन को लाइक कर दें ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलें अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स।